Welcome back, physics enthusiasts. I'm Swati, and in this video, we are going to discuss some competency-based questions which are extremely important for your CBSE exam. CBSE ने रिलीज करे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत concept based क्वेश्चन है. आज की वीडियो में हम यूनिट 1 इलेक्ट्रोसेट से क्वेश्चंस करेंगे एंड द कमिंग वीडियोस मैं सारी यूनिट्स कवर करने की कोशिश करूंगी. So just watch this video to strengthen, to deepen your concepts more. So let's begin with that. Okay, in the first question you have the capacitance of a capacitor is C naught, okay, and it is connected to a battery of voltage V, which charges the capacitor. With the capacitor still connected to a battery, a slab of dielectric material is introduced between the plates of a capacitor. ठीक है? Which of the following explain the effect of dielectric slab? एक कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C नॉट था और वो बैटरी से कनेक्टेड है, और जब वो कनेक्टेड है तो उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब गया. ठीक है, ये है पैरेलल प्लेट और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब गया है. ठीक है, पहली चीज, जब कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जाता है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, और जो भी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस मटेरियल का उतना टाइम इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर राइजेस. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तुम्हारी होती है V/D माइनस का. ठीक है, तो वोल्टेज सेम है बिकॉज वो बैटरी से कनेक्टेड है एंड विद द कैपेसिटर स्टिल कनेक्टेड टू अ बैटरी, तब डायलेक्ट्रिक है. तो ये बैटरी से तो कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर जो तुम्हारा पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा एंड इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. दैट मीन्स कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट रिमेन सेम, दैट इज V/D. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स फॉर उसमें भी कुछ नहीं होगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है. टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस. C इंक्रीज होगा एंड Q इज इक्वल्स टू CV. तो C इंक्रीज हो रहा है तो Q भी बढ़ेगा. नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज डिक्रीजेस. नहीं, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, सो C वुड बी योर करेक्ट आंसर. ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव द इमेज बिलो शोज 2 एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. एक ये है फर्स्ट एंड ये एक सेकंड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द गिवन ऑप्शंस में से. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड अराइजेस ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लोकेटेड समवेयर ऑन लेफ्ट. देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, बट ये यूनिफॉर्म नहीं होती है. इट इज नॉट यूनिफॉर्म. सेंटर पे चार्ज के पास ये ज्यादा होती है, जैसे दूर जाती है वो वीक होती जाती है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड. तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि ये बने. ठीक है, so first is not right. The electric field in both first and second can be created by negative charge located somewhere on left and positive charge located on the right. नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही होती है कि पास में कंसंट्रेटेड होती है और दूर वीक होती है, बट ये रेडियली इनवर्ड आ रही होती है. अगेन यूनिफॉर्म है तो ये नेगेटिव चार्ज से तो जनरेट नहीं हो सकती. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर इन फर्स्ट, यस, एंड बिकम स्ट्रॉन्गर एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यस, यहाँ पर ये दूर दूर है, जितना दूर होगा फील्ड लाइंस उतनी वीक होगी, और जैसे जैसे फील्ड लाइंस पास आती जाएगी वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो लेफ्ट से राइट में ये स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो दिस इज करेक्ट. एंड एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ गेट स्ट्रॉन्गर. नो, इसके अंदर ये हर जगह सेम है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ है मैग्नीट्यूड वाइज, और वो ही यहाँ पर होती है. पैरेलल एंड इक्वल स्पेस्ड फील्ड लाइंस गिव्स अस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ओनली C ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, in the next question you have in a given region electric potential varies with position as this. आपको Vx given है 3 + 2x square. Identify which statement is correct. ध्यान समझना, जो पोटेंशियल है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है -dV/dx, मतलब नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, और यहाँ पे वो डिस्टेंस है x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. ठीक है, और फोर्स जो है वो तुम्हारा QE से निकल ही जाएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन के इसके वो देखते हैं ऑप्शंस. पहले बोलो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट x2 एंड x-2 is 2 वोल्ट. निकाल लेते हैं. जब हम x2 पे निकाल रहे हैं, दिस इज द पोटेंशियल, so हो जाएगा 3 + 2, x की जगह 2 रख दो, 2 2 4 4 2 8 एंड 11 वोल्ट्स हो गया. और -2 पे भी यही आएगा क्योंकि -2 का स्क्वायर अगेन +4 4 2 8 एंड दिस इज योर 11 वोल्ट्स.
तो अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 0 वोल्ट आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। A charge of 1 coulomb placed at x is equals to experience a force of 6 न्यूटन निकाल लो। तो यहाँ से जो फील्ड होगी वो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस के साथ, 3 का 0 और ये 2 है, इसका 2x हो जाएगा, तो ये हुआ 4x, तो ये हुआ माइनस का 4x एट x इज इक्वल्स टू 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 4 2 8 एंड फोर्स होगा QE दैट इज चार्ज इज 1, तो -8 कूलम ही है, और नेगेटिव का साइन का मतलब है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये 6 कूलम बोल रहा है, ये गलत है। एंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वर्क चार्ज इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो भी गलत है क्योंकि माइनस की वजह से ये नेगेटिव के अलोंग है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज नॉन यूनिफॉर्म अलोंग एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है -4x, यूनिफॉर्म नहीं है। x की वैल्यू अपन रखते जाएंगे, 1 रखेंगे 4 होगी, x के लिए 2 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 आएगा, x 3 रखेंगे तो 12 आएगा। तो ये चेंज हो रही है, लीनियरली बदल रही है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म हुई अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। प्लस माइनस उसने बोला नहीं है तो ठीक है, बट नॉन यूनिफॉर्म है तो आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। 2 प्रोटॉन्स रखे गए हैं P एंड Q आर प्लेस्ड एट द 2 लोकेशंस इनसाइड द कैपेसिटर एज शोन। P पॉजिटिव प्लेट के पास है, Q नेगेटिव के पास है। मैं पूछा है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। The force on both the protons are identical. Force on proton P is more than Q, then force on Q is more than P. एक चीज यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये 2 कैपेसिटर है, तो इनके बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। कॉन्सेप्ट क्या है कि इनके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो V सेम है, V में कोई चेंज आ नहीं रहा है और इनके बीच के डिस्टेंस में भी नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो सकती, कोई डायलेक्ट्रिक नहीं करा, कुछ नहीं करा। तो इधर भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दोनों प्रोटॉन है, ठीक है। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता तो डायरेक्शन अलग हो जाती, तो दोनों प्रोटॉन है तो डायरेक्शन भी सेम होगी एंड E सेम है, दोनों प्रोटॉन है तो चार्ज भी सेम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी सेम होगा। तो फोर्स ऑन बोथ द प्रोटॉन्स आइडेंटिकल वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। एंड वन मोर थिंग, जो फोर्स 0 की बात है वो नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, तो फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा, 0 नहीं होगा। ओके, सो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन you have in a given region of electric field there is no charge present. A closed container is placed in this region of the electric field. देखो it is a no charge region, ठीक है। और हमें पूछा what is the requirement of the total flux through the closed container to be 0. अगर चार्ज ही नहीं है, देखो जो फ्लक्स होता है phi that is equals to total charge enclosed charge upon में epsilon naught and it is also equals to closed integral of E dot ds. E is electric field and S is the area और डॉट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा cos theta where theta is the angle between the normal to the plane and electric field. अब यहाँ पर ये चीज 0 है तो हम इस कंडीशन पे तो जाएंगे ही नहीं, ठीक है, कि वो कहीं ओरिएंट हो या कुछ हो। तो यहाँ पे बोले फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म फील्ड में फाइव 0 नहीं होगा, अगर बाकी कंडीशन भी 0 वाली नहीं है तो द कंटेनर मस्ट बी सिमेट्रिक, द कंटेनर मस्ट बी ओरिएंटेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये कंडीशन तो हम बाद में चेक करेंगे, बट पहले तो यहाँ पे चार्ज ही नहीं है। तो जब देन देयर इज अ नो चार्ज रीजन तो एनक्लोज्ड जो वहाँ पे कंटेनर है उसमें भी कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स तो 0 होगा नो मैटर व्हाट। सो देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। टोटल फ्लक्स ऑफ द कंटेनर इज 0 क्योंकि हमें चार्ज ही 0 गिवन है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चार्ज होता फिर अपन आगे कंडीशंस देखते, बट अभी कुछ जरूरत नहीं है। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 वोल्ट पर मीटर एग्जिस्ट इन अ सर्टेन रीजन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेस विल कंटेन एनर्जी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि एनर्जी के बिना वॉल्यूम पूछा है तो दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो तुमसे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऊपर गया इधर आया तो 2 इंटू एनर्जी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वैल्यूज रख दो। एनर्जी कितनी गिवन है 10⁻⁻⁶,
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.8 इंटू 10⁻⁻12 एंड E इज 5000, तो सीधा 25 और 10⁻³ को स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। सो यू कैन सॉल्व इट। सो द थिंग वुड बी, एक बार 10 कर देते हैं ऊपर, 2 1s 2 4s एंड दिस इज 1/44 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6 एंड +1 इज -5, तो यू हुआ -5, ये -12 ऊपर गया तो प्लस का 12, प्लस का 6 ऊपर गया तो माइनस का 6, तो माइनस का 5 एंड दैट वुड बी प्लस का 6, सो इट्स +1, ओके। तो दैट मीन सिंपल 10 बच रहा है। सो 5 2s 5 5s 25, 2 1s, ठीक है, तो दैट इज 1/5 2s 10, 1/5 2s 10 और 11, सो 110 डिवाइडेड बाय 1.009s 990, तो बचा 0, अगेन 0 लगा तो कुछ ऐसा चल रहा है, दैट इज समथिंग अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। So that would be your correct answer, ठीक है। So this formula is important, energy density, energy per unit volume, इसको एनर्जी दे दो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 7 इज लाइक थ्योरी टाइप है, एमसीक्यू नहीं है। तो हमें 3 डिफरेंट स्क्वायर अरेंजमेंट गिवन है, ये चारों कोनों पे चार्जेस रखे गए हैं, हमें बनाना है रेलिवेंट वेक्टर डायग्राम टू रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके सेंटर पर ओ पे हमें रिजल्टेंट फील्ड दिखानी है, बस सिर्फ वेक्टर डायग्राम दिखाना है, तो मतलब हमें सिर्फ एरो से शो करना है कि फील्ड आखिर जा कहाँ रही है। तो ये +q है, ये -q, ये +q एंड दिस इज ऑल्सो +q। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाती है, नेगेटिव की टूवर्ड जाती है। तो ये जो पॉजिटिव है इसको अपन नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। तो जो 1 की वजह से होगी, जो 1 की वजह से होगी वो कुछ इधर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। 3 नेगेटिव है तो 3 की वजह से भी इधर ही जाएगी, E3 कर दो, ये सेम लेंथ का वेक्टर बनेगा बिकॉज दोनों के मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस सेम है, ओके। तो ये 3 हो गया, ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इधर जाएगी E4, और ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इधर जाएगी E2। अब ये दोनों सेम है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो तुम्हारा नेट है E नेट वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब सिंस तुम्हें वेक्टर डायग्राम बोला है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द मैग्नीट्यूड एज वेल, क्योंकि यहाँ पे E1 और E3 प्लस हो रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा इसका मैग्नीट्यूड आगे जाएगा, ठीक है। इन दोनों से बड़ा जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहे, तो मैंने जस्ट डबल कर दिया। अब नेक्स्ट वाले में आपसे बोला है यू हैव +q -q एंड -q। तो प्लस की वजह से अगेन नंबरिंग कर दो 1 2 3 एंड 4। 1 पॉजिटिव है तो E1 इधर गया और E3 भी इधर गया, तो यहाँ पे तुम्हारा E1 और एक एंड E3 के वेक्टर्स आ गए। सेकंड पॉजिटिव है, इसका भी आउटवर्ड जाएगा, ये नेगेटिव है, इसका टूवर्ड जाएगा, तो E2 एंड E4 इधर आ गए। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस साइड जाएगा, यहाँ पे E नेट आया, थोड़ा सा हमने ऊपर कर दिया, बड़ा कर दिया, क्योंकि दोनों सेम है तो इन दोनों का √2 टाइम्स होगा, पहले प्लस होंगे और उसका √2 टाइम्स होगा, तो हमने थोड़ा सा मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया। एंड लास्ट इज -q +q एंड -q। सो
अगेन 1 2 3 एंड 4। तो 1 की वजह से जो है नेगेटिव है इस बार, तो ये इसकी तरफ आएगा, ये आया E1, ये पॉजिटिव है थर्ड वाला तो इससे आउटवर्ड जाएगा, ये आया E3, ये नेगेटिव है तो ये इधर जाएगा E4, और ये पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव के टूवर्ड जाता है तो E4 इधर हो गया एंड E2 पॉजिटिव है तो इससे अवे जाएगा। अब इनका भी रिजल्टेंट ऐसे बाहर जाएगा E नेट। अब इन दोनों में सेम है क्योंकि इधर भी E1 प्लस E3 E2 प्लस E4 इसका रिजल्टेंट, इधर भी E2 प्लस E4 E1 प्लस E3 E नेट इधर है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, बट डायरेक्शन अलग है। इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसमें सिर्फ E1 प्लस E3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे E1 प्लस E3 और E2 प्लस E4 का भी कुछ फैक्टर है, तो ये वाला जो है वो सबसे कम हुआ। तो हमने इनका रिजल्टेंट वेक्टर डायग्राम दिखा दिया एंड आइडेंटिफाई द अरेंजमेंट इन विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्मॉलेस्ट एट द सेंटर। तो इसका आंसर होगा, ये फर्स्ट हुआ और सेकंड का आंसर होगा इन फिगर फर्स्ट में, इन फिगर फर्स्ट में। अब अगर ये सपोज 1 मार्क्स का है तो यू हैव टू जस्ट राइट आइडेंटिफाई द अरेंजमेंट, और अगर ये ज्यादा होता तो इसमें पूछते वाई जस्टिफाई भी करो, तो जस्टिफाई तुम कर सकते हो कि इन द फिगर 1 में E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E3, बट सेकेंड एंड 4 में E नेट जो है वो किसकी इक्वल होगा, E2 प्लस E4 एंड E1 एंड E3 का रिजल्ट है। सो फैक्टर ऑफ E2 एंड E4 जो है वो थोड़ा सा और कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सिचुएशन में, सेकेंड एंड थर्ड में, देयरफॉर दे आर ग्रेटर देन फर्स्ट वाले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यू हैव अ फिगर shows the arrangement of 4 charges along with some electric field lines drawn between the charges. ये given है फिगर, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई करनी है 3 things that are incorrect and draw a correct diagram representing the electric field lines for this system, ठीक है। अगेन थ्योरी टाइप का है। 3 थिंग्स इसमें इनकरेक्ट क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रही है। अब देखो मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में बताया था, इन्होंने कॉन्सेप्ट बेस करके तुमसे बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही जाननी है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, यहाँ पे क्रॉस कर रही है, क्यों नहीं क्रॉस करती, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। इधर एक इधर भी है, टेंजेंशियल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये गलत है। सो ए वाले में फर्स्ट गलती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट पी में। बस गलतियां पूछी है, 3 थिंग्स दैट आर इनकरेक्ट वो बतानी है, करेक्शन नहीं पूछा और रीजन भी नहीं पूछा, तो जस्ट राइट जितना असेंशियल है। नेक्स्ट देखो फील्ड लाइन्स प्रोपोर्शनली है, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यहाँ पे -q चार्ज है, मतलब क्वांटिटी में 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स 3 दिखा दी, यहाँ 2 है 1 दिखा दी, यहाँ 1 है 4 दिखा दी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ends at negative charges are not in proportion to their charges, ठीक है। ये तीसरी गलती होगी, दूसरी गलती होगी, सॉरी तीसरी गलती बोली है कि इन 2 चार्जेस के बीच में पैरेलल स्ट्रेट लाइन दे दी, यूनिफॉर्म फील्ड दे दी, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। पॉइंट चार्ज में ऐसी होती है, कर्व्ड होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती। चार्जेस के पास कंसंट्रेटेड होती है, पास पास होती है, फिर दूर जाती है, फिर पास पास होती है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बिटवीन चार्जेस plus 4q and minus q are shown as uniform or parallel and equidistant line or parallel equidistant lines which is not possible, ठीक है। तो अब इसका करेक्ट जो होगा वो ऐसा होगा कि ये रहा +4q एंड ये q है और ये 2q है, तो 4 में से एक काम करते हैं अपन, प्रोपोर्शनल दिखाना है,
तो इनमें 2-2 लाइंस कर देते हैं और इसमें 4 कर देते हैं। तो यहाँ से ऐसे बनाओ, ठीक है, यह हो जाएगा -q और यहाँ पर भी हो गया -q, दोनों पे 2-2 चार्ज दिखा दिया, ठीक है। और ये -2q है तो इसमें हम 4 दिखा देते हैं और इसकी होगी 8। देखो कैसे हुआ, इसमें 1 के लिए 2 दिखा रही हूँ तो 2 के लिए 4 लाइन दिखाऊंगी। ये कर्व्ड कर्व्ड कर्व्ड, ठीक है। तो 4 के लिए होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, -2 के लिए होगी 4 और +1 के लिए होगी 2, सब प्रोपोर्शनेट होगी और कोई यूनिफॉर्म नहीं है। हमने कर्व्ड कर दिया, चार्ट के पास हमने इसको पास दिखा दिया और जो चार्ट से दूर जा रहा है उसको हमने दूर कर दिया। सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर दिस सिस्टम। Next question. Question number 9, you have in a case of a spherical charged conductor of radius r, है एक charged conductor, spherical है, hollow या solid कुछ भी ले लो, the potential is constant and maximum inside and on surface पे, ठीक है। अंदर maximum, अंदर जो है potential वो constant चल रहा है, surface तक आते आते maximum है, ठीक है। मैक्सिमम और कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू पर है और आउटसाइड में वेरीज इज 1/r, where r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर विथ डिस्टेंस ग्राफिकली। ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सो यहाँ पर तुम्हारा जा रहा है डिस्टेंस एंड यहाँ हम ले लेते हैं v विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस को अपन x में ले लेते हैं, ठीक है, ये x है डिस्टेंस। तो ये पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, ये बोल रहा है जब डिस्टेंस है ही नहीं, मतलब हम सेंटर से काउंट कर रहे हैं। तो जब हम सेंटर से कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू पर है और मैक्सिमम है, ठीक है। ये कहाँ तक आ गया, एट सरफेस पे, और उसके बाद वो 1/r से वेरी कर रहा है। तो 1/r क्या हो जाएगा, u, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब वो धीरे 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 इनवर्सली डिक्रीज हो रहा है। एंड व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी पोटेंशियल टेंड्स टू 0, ठीक है। तो एकदम टच मत करना, पैरेलल हो जाएगा। अंदर एट सरफेस अपन यहाँ पे जो पॉइंट है सरफेस में, इसका रेडियस गिवन है r। तो सरफेस मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा r होगा, रेडियस होगा। सरफेस मतलब डिस्टेंस r तक हो गया और ये जो पॉइंट है वो है इसका सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये r मेंशन कर देना कि एज अ डिस्टेंस वाइज r है, सरफेस ठीक है, बट क्योंकि हम इसको डिस्टेंस करें तो डिस्टेंस r कवर करने पर ये आई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, v जो है इस केस में मैक्सिमम है, ठीक है। इसका बी पार्ट ये बोल रहा है कि हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर वेरीज विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इन अबव केस, ठीक है। तो ध्यान समझना, जो इसका बी वाले पार्ट का सोल्यूशन है वो ये है कि अगर पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज dv/d, r ले लो या dx ले लो, ऐसा होता है। तो जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो इनसाइड में, जो स्फीयर के इनसाइड में है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और जहाँ पे वो 1/r से वेरी कर रहा है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/r², वो 1/r² से चेंज करने लग जाएगा, ठीक है। सो अपन बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। मैक्सिमम होगी सरफेस पे, मैक्सिमम एट द सरफेस, और उसके बाद 1/r² से डिक्रीज होगी एंड डिक्रीज बाय 1/r² आउटसाइड द स्फीयर। बस तुम्हें ये लिखना है, ये शो नहीं करना क्योंकि उसने रीजन नहीं पूछा, 1 मार्क्स का जस्ट जो पूछा वो लिख दो। और सी में पूछे रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस। तो अगर हम इसका वेरिएशन दिखाएं, यहाँ हो गया डिस्टेंस और यहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, x ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे
सेंटर तक आर तक, ये आर है, आर पॉइंट तक तो ये 0 है, यहाँ ये इसकी नहीं, यहाँ ये मैक्सिमम हुई और इसके बाद ये स्टीपली 1/r² से डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर ये 0 हुई सरफेस पे, ये पॉइंट आर है, ठीक है, ये पॉइंट है आर, यहाँ पर ये मैक्सिमम गई और उसके बाद ये 1/r² से डिक्रीज होने लग गई। ओके, so this is the variation of electric field with distance. तो ये इसके 3 पार्ट्स थे 9th क्वेश्चन के। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, in question number 10, you have a given charge distribution. Equipotential surface is the locus of all points having same potential. Equipotential, same potential surface है। Draw 2 equipotential surface for each of the following. 2 surfaces बतानी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज एंड इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सिमेट्री होती है, तो बेसिकली तुमसे यहाँ पे सिमेट्रिकल शेप्स पूछी है। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपके पास पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब इसके लिए अगर हम इक्विपोटेंशियल बनाएंगे तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है एक प्लेन, तो समथिंग लाइक दिस। Okay, it's not coming out right. Okay. Okay, तो इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है कुछ इस तरीके का बना दो। दिस इज वन प्लेन सरफेस होता है और ऐसे ही आगे विथ प्रॉपर मेजरमेंट से सेकंड बना देना। ठीक है, तो ये 2 सरफेसेस बन गए, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पैरेलल लाइंस के लिए प्लेन सरफेस होता है, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। फिर बी है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से कोई सा भी ले लो, पॉजिटिव ले लेते हैं अपन, है ना। तो जो पॉइंट चार्ज होता है ये पॉजिटिव वाला है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड जा रही है, ठीक है। एंड इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज बेसिकली स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो दिस इज वन स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल, ये दूसरा होगा, तो इसके लिए आपके पास होगा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। 2 बना दिया पास। और सी तुम्हारे पास है एक लाइन चार्ज। तो जो एक लाइन चार्ज होता है इसको भी पॉजिटिवली कह देते हैं अपन, पॉजिटिव चार्ज है इस पे। तो इसके लिए जो सिमेट्रिकल होता है वो सिलेंडर होता है। तो जस्ट ड्रॉ अ सिलेंडर, ये इसका सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। एंड आप इसके साथ एक और सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि 2 सरफेसेस पूछी है। यहाँ से ये एक और सरफेस हो जाएगी, ठीक है। सो दीज आर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो ऐसे जाती है हर डायरेक्शन के अंदर, ऊपर से स्फीयर दिखता है, यहाँ के लिए इधर हो जाएगी, ठीक है। सो हमने 2 बना दी। यहाँ पर हो जाएगी सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। सो सिमेट्री पूछी थी, यूनिफॉर्म के लिए प्लेन सिमेट्री होती है, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होती है और लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल होती है। 2 पूछी थी, तो पैरेलल में
2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यू हैव द स्टडी द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस। सारी ग्राफ गिवन है, 3 क्वेश्चन पूछे हैं। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन आर 0 से लेके आर लेस देन इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले 0 है और फिर धीरे 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 यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। तो अगर हम ए का देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन आर 0 पे और आर लेस देन ए पे इंक्रीज हो रहा है लीनियरली, इंक्रीजेस लीनियरली। ठीक है, और जब ए पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा तो ये मैक्सिमम हो गया। एंड एट आर इक्वल्स टू ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर आर ग्रेटर देन। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एट आर ग्रेटर देन ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस एज 1 बाय आर स्क्वायर, डिक्रीजेस बाय 1 बाय आर स्क्वायर से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चीज़ें स्फेरिकल बॉडी में होती है बट वो इंसुलेटिंग, मतलब अंदर जो चार्ज जिसमें है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो नहीं रहेगी। तो ये एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल इंसुलेटिंग चार्ज्ड बॉडी के लिए ये चीज शो होती है। और ये स्फेरिकल कंडक्टिंग चार्ज बॉडी होती है तो यहाँ पे 0 हो जाती है, बस यहीं पर रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, देयर इज गिवन अ पेयर ऑफ पैरेलल चार्ज्ड मेटल प्लेट्स इन द अरेंजमेंट एज शोन। तो ये 2 पैरेलली चार्ज मेटल प्लेट्स है, तरह से कैपेसिटर हो गए और इनके बीच में हमारे पास रखा गया है एक मेटल और एक डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, मेंशन वेदर, सबसे पहले स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द पेयर्स। इनके बीच में बतानी है। तो जो मेटल होता है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है। यहाँ पे जो चार्ज होता है इनसाइड मेटल या कंडक्टर वो 0 होता है। दैट मीन्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड मेटल या फिर कंडक्टर बोलो। तो अगर तुमसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्केच करनी है लाइंस, तो मैं इसी में बताती हूँ तुम्हें कैसे बनाओगे। चलो अलग से बनाते हैं। ये तुम्हारे पास मेटल है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। दोबारा से बना के दिखा देना, ये नेगेटिवली चार्ज है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। थोड़ा सा यहाँ पे गैप रख देना, जैसे यू कैन ड्रॉ द फील्ड लाइंस। एक मेटल प्लेट है, मतलब पूरा नहीं है, बीच में इधर कुछ स्पेस बाकी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से जनरेट होती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, बीच में नहीं होगी। ठीक है, 7 चार्ज है, 7 लाइंस बना दो। इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, एंड देन जब हम डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ रहता है, मतलब यहाँ पे नेट फील्ड 0 नहीं होती। यहाँ पे जो ई नेट होगा दैट वुड बी 0। यहाँ पे जो ई नेट है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक जब जा रही है तो कुछ तुम्हारे पास इसके अंदर से भी जाएगी। दैट मीन्स पूरी नहीं जाती है, कुछ कम हो जाती है, लाइक दिस। ठीक है, तो दैट मीन्स सम अमाउंट ऑफ फील्ड इज प्रेजेंट इन द डाइलेक्ट्रिक एंड 0, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी मेटल में। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में है, पहले में तो स्केच बनाना है, ये तुमने बना दिया फर्स्ट एंड सेकंड, इसके तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे 1 मार्क्स। और दूसरा मेंशन वेदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 और नॉन 0 इन ईच केस। तो यहाँ पे आंसर लिख देना कि इन केस फर्स्ट में ई नेट
इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड केस के अंदर ई नेट इज नॉट इक्वल्स टू 0 डायलेक्ट्रिक केस पे। रीजन ये पूछा, हाफ ऑफ मार्क्स अलॉट हो जाएगा, तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन तुम्हारा रेडी हो गया। In the next question, you have the dielectric strength of a medium is the minimum electric field required to cause ionization of the medium. देखो, जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना हर एक मीडियम की, वो ये होती है कि वो किसी भी मतलब कितनी फील्ड रिक्वायर्ड है उस मीडियम में आयनाइज करने के लिए, मतलब कि उसमें से चार्ज निकालने के लिए। अब यहाँ पे जो भी मीडियम गिवन है उसकी वैल्यू है 3 मिलियन वोल्ट पर मीटर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब ये बताना है कि इफ फाइंड आउट इफ अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर सराउंडेड बाय एयर कैन होल्ड अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, वो होल्ड कर सकता है नहीं कर सकता। तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं 1 कूलम चार्ज की ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, और फिर देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कितने बराबर है। अगर वो इससे कम आई दैट मीन्स ये उसके अंदर आयनाइज करवा सकता है 1 कूलम चार्ज का, और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है इससे तो वो नहीं करवा सकता। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें ऑफ मेटल स्फीयर की तो वो कितनी होगी, E इज इक्वल्स टू KQ/R², K इज 9 × 10⁻⁹, चार्ज आपको 1 कूलम गिवन है एंड रेडियस है 1 सेंटीमीटर दैट इज 10⁻⁻2 मीटर, स्क्वायर करेंगे तो -4, तो हो जाएगा 9 × 10⁻9 + 4 13 वोल्ट पर मीटर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है आयनाइज करने के लिए, ठीक है, वो है 3 मिलियन दैट इज 3 × 10⁻6, मिलियन में 6 होते हैं वोल्ट पर मीटर। ये बहुत कम है, इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज के लिए इतनी फील्ड चाहिए, तो हमारे पास रिक्वायर्ड बस इतनी है 10⁻6 और हमें जस्ट पावर 13 में चाहिए। तो नो, दिस फील्ड कैन नॉट आयनाइज दिस मेटल स्फीयर ऑफ चार्ज 1 कूलम। नो, द फील्ड इज not enough to ionize the metal sphere with charge 1 coulomb। ठीक है, अगर ये उल्टा होता कि ये 3 × 10⁻6 होता और ये होता 10⁻30, then it can do। इससे कम हो रही है तो वो कर देगा, बराबर की उसमें भी कर देगा, लेकिन कम है दैट कैन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव 2 hollow spherical conductors of different sizes are charged positively। spherical conductors हैं दो, smaller one is at 50 volt and the larger one is at 100 volt। okay, suggest a method in which the 2 conductors can be arranged so that the charge flow from smaller to bigger conductor। देखो, स्मॉलर से बिगर जा रहा है, जो स्मॉल वाला है वो 50 वोल्ट पर है और जो बड़ा वाला है वो 100 वोल्ट पर है। हमें कुछ ऐसा मेथड बताना है जिसमें चार्ज ऐसे फ्लो करे, बट जनरली होता क्या है, चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट इन दोनों को हमें कुछ ऐसे अरेंज करना है कि वो इससे इधर ही जाए। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड करते हैं। अब इसको कैसे अरेंज करें, अरेंज भी करना है और मैथमेटिकली भी इसको प्रूव करना है कि वो छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। तो हमने क्या करा कि पुट द स्मॉलर कंडक्टर इनसाइड द बिगर वन, इनसाइड द बिगर कंडक्टर and join with a wire। Put the smaller conductor inside the larger one and connect with a wire। ठीक है, तो हमने कैसा अरेंजमेंट करा, ये तुम्हारे पास अंदर वाला है जो 50 वोल्ट का है और इसको हमने बाहर वाले से कर दिया। दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ठीक है, तो अब जो टोटल वोल्टेज हुआ वो चेंज हो गया। जो टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल ऑन फर्स्ट स्फीयर पे जो छोटा वाला है, इसको हमने छोटे वाले को फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो इसमें जो टोटल होगा फर्स्ट वाले पे वो कितना हो जाएगा, दोनों पोटेंशियल का सम। ठीक है,
जब ये अंदर ले रहे हैं, अंदर वाला क्या होता है, अंदर वाले पे जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है एंड इट इज इक्वल जो सरफेस पर है। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो 50 + 100 का होगा, जो पूरा अंदर जा रहा होगा। सो दैट इज 50 + 100। तो ये 150 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप है फर्स्ट पे, जब वो इस तरीके से रखा गया है, कनेक्टेड है। ठीक है, अब सेकंड पे देखते हैं। तो सेकंड पे देखने के लिए जो टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल ऑन सेकंड स्फीयर वो कितना होगा, 100 तो उस पर है ही, और अंदर की वजह से कितना आ रहा है, तो अंदर की वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे k³/r² करके। r उसका रेडियस है, ठीक है, किसका, बड़े वाले का। ये अपन शो कर देते हैं कि जो कैपिटल R है, अपन यहाँ शो कर देते हैं कि कैपिटल R जो है वो रेडियस है ऑफ बिगर स्फीयर का, और जो स्मॉल r है वो रेडियस ले लेते हैं और स्मॉलर स्फीयर का। ठीक है, नाउ चार्ज हमें नहीं पता। अब चार्ज क्योंकि एक स्फीयर है तो चार्ज को हम Q = CV लिख सकते हैं, और कैपेसिटेंस जो होगा एक स्फेरिकल बॉडी का वो होता है 4πε0 r, r छोटे वाले का रेडियस और इनटू पोटेंशियल फर्स्ट वाले का, छोटे वाले का। ठीक है, तो जो सेकंड पे पोटेंशियल निकल कर आया तो वो कितना आया, 100 प्लस के की वैल्यू डालो 1/4πε0, तो 1/4πε0, क्यू की वैल्यू डालो 4πε0 r, और नीचे सॉरी r ही रहेगा क्योंकि पोटेंशियल इज k³/r। ये कैंसिल हो गया। नाउ साथ में पोटेंशियल भी लिखना है इनटू 50। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वैल्यू जो आ रही है 100 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इंटू 50, सो तो है। अब ये जो वैल्यू है ये 50 होगी, 50 से कम होगी, 50 से कम होगी क्योंकि कैपिटल R जो है वो स्मॉल r से छोटा होगा, तो डिनोमिनेटर है सम हायर वैल्यू, तो वो कट के 50 से कम देगा। तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो लेस हो गई 150 से। तो यहाँ से हमने कंक्लूड करा कि जो पोटेंशियल हुआ सेकेंड वाले सरफेस पे वो लेस है पोटेंशियल देन फर्स्ट सरफेस पे। ठीक है, तो जो चार्ज है वो बेसिकली फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर, और इस अरेंजमेंट में ऑल्सो योर फर्स्ट जो चार्ज बॉडी है जो अंदर रखी है वो हायर पोटेंशियल पर है इन कंपैरिजन टू द बॉडी जो आउटर उसमें रखी है। तो चार्ज विल डेफिनेटली फ्लो फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी, जो हमें पूछा गया था। तो हमने बोला कि इफ you want that two conductors are arranged कि चार्ज फ्लो करे स्मॉलर से बिगर में, so that arrangement should be like this, the smaller one should be kept inside the bigger one and the potential inside is 150 and potential outside is this, which is obviously less than 150. Therefore the charge flow from higher to lower potential, that is from smaller body to higher body. ठीक है, वो उसकी मैथमेटिकल वर्किंग होगी। सो दिस इज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बहुत अच्छा एंड कंसेप्ट बेस्ड है। सो यू मस्ट नो दिस टू थिंग्स कि भाई हम पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं जब कनेक्टेड बॉडीज है। दिस इज अ थ्योरी पार्ट जिसमें कनेक्टेड बॉडीज जो होती हैं, जो अंदर होती है उस पर टोटल पोटेंशियल होता है और बाहर वाले में हम रेडियस करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर अगर मैं 3 बॉडीज कर दूँ और इस पे निकालना है तो इसका पोटेंशियल प्लस k³ यहाँ इसका रेडियस, ठीक है, सेंटर से, और फिर इसका रेडियस, मतलब इस पे जो चार्ज है इनटू बाहर तक का रेडियस। ये चीज़ ध्यान रखना। सपोज करो इसका रेडियस बाहर का b है और ये अंदर का a है और इसको c मान लो। तो अगर हमें बाहर वाला आउटर पे निकालना है, इस पे चार्ज रख लो q1, इस पे रख दो q2, तो ये होगा k⁴ रेडियस बड़े वाले का चार्ज इसका, प्लस k⁴ चार्ज इस वाले सरफेस पर और रेडियस ये। अब सपोज करो इस वाले सरफेस पे निकालना है, ठीक है, तब ध्यान से समझना, इस वाले सरफेस पे इसका जो भी पोटेंशियल है वो प्लस सपोज आउटर वाले पे Q3 चार्ज है, तो इस केस में जो इससे बाहर है उसका रेडियस आएगा, प्लस जब अंदर वाले पे हम अंदर वाले से निकाल रहे हैं तो इस सरफेस तक का जो रेडियस है वो लेंगे। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क
कि जब हम आउटर पे जाते हैं और जब हम बिल्कुल अंदर वाले पर आ जाएंगे तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो प्लस के Q1 अपॉन में दिस A, ठीक है। इस पे जो भी पोटेंशियल है थर्ड ले लो प्लस के Q1 अपॉन में यहाँ तक का रेडियस दैट इज A प्लस के Q3 अपॉन में बाहर तक का रेडियस। तो रेडियस हमेशा अपन बाहर का लेते हैं, चार्ज उसका लेते हैं। आउटर सरफेस पे है तो सबका बी रहेगा, इनर सरफेस पे है तो जो से आउटर है उसका रेडियस रहेगा, जब अंदर आ रहे हैं तो उसका रहेगा, ठीक है। और जब इनर पे जा रहे हैं तो आउटर वाले के ही रेडियस लेंगे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल। अब आगे क्वेश्चन पे चलो। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C, चार्ज हुआ पोटेंशियल V बाय अ बैटरी, ठीक है। और कैपेसिटेंस इसका C है, Q इज द चार्ज स्टोर्ड है ऑन कैपेसिटर में। अब नाउ विदाउट डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करा, द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर पुल्ड अपार्ट, ठीक है, टू अ लार्जर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. What changes will occur in each of the following quantities? Will they increase, decrease or remain same? And give an explanation. बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है दैट मीन्स कांस्टेंट पोटेंशियल उसके पास जा रहा है और वो कांस्टेंट पोटेंशियल से उसको सेपरेट करा गया। तो सबसे पहले अगर हम C को देखें तो जो कैपेसिटेंस होता है इन पैरेलल प्लेट में वो होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D. A इज द एरिया of the plate, epsilon naught dielectric constant है free space का, and D is the separation between them. Now as D मतलब separation जो है between the plates, separation between the plates, ठीक है, increases and C is inversely proportional to D क्योंकि एरिया उसको तो हम चेंज कर नहीं रहे, एज एरिया एंड एप्सिलॉन नॉट रिमेन सेम, क्योंकि मीडियम ही नहीं बदल रहे ना एरिया बदल रहे, बस सेपरेशन बढ़ा रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज की जो कैपेसिटेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ज। तो चार्ज को हम लेंगे Q इज इक्वल्स टू CV होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो V है पोटेंशियल डिफरेंस वो कांस्टेंट है, दैट रिमेन कांस्टेंट। एंड व्हाई इट रिमेन कांस्टेंट? क्योंकि बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा, उसको कंटिन्यूस सप्लाई मिल रहा है। मीन कांस्टेंट एज बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड है तो कौन सी पोटेंशियल जाता रहेगा क्योंकि बोला विदाउट डिस्कनेक्टिंग द बैटरी। सो देयरफॉर Q जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होगा एंड एज C डिक्रीजेस अर्लियर केस के अंदर इम्प्लाइज दैट जो चार्ज होगा द प्लेट्स विल ऑल्सो डिक्रीज, विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पूछा है तो पूरा लिखना पड़ेगा। 1 मार्क्स के टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इंडिविजुअल इज 5, इंडिविजुअल इज 1, बट एज अ होल 5 है तो आपको उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके शो करना पड़ेगा, देन यू गेट द गुड मार्क्स एंड फुल मार्क्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें V दैट रिमेन्स कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट रहेगा? बिकॉज बैटरी इज कनेक्टेड, ठीक है। सो सिंस the battery is connected, the potential difference between the plates remain constant. The potential difference between, क्योंकि उसको एक एक्सटर्नल सप्लाई मिल रहा है कंटिन्यूसली तो वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें D इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम लेंगे द टर्म्स ऑफ V बाई डी, माइनस V बाई डी होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहा है? नाउ एज V इज कांस्टेंट, V हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी D की,
एज सेपरेशन इंक्रीजेस, जो डी है इंक्रीज हो रहा है, देन इम्प्लाइज दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स वो हो जाएगी डिक्रीजेस। ठीक है। एंड लास्ट इज एनर्जी स्टोर्ड। सो जो एनर्जी होती है कैपेसिटर के बीच में, उसका फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। इसको आप चेंज कर सकते हो, इसे सी की जगह रख दो क्यू बाई वी, तो ये क्यू वी हो जाएगा। एक बार वी की जगह रख दो क्यू बाई सी, तो क्यू स्क्वायर बाई सी आ जाएगा। ठीक है। कोई सा भी फॉर्मूला ले लो, इसको ले लो हाफ सी वी स्क्वायर ले लो। ठीक है। यहाँ पे बोल दो सिंस वी इज कॉन्स्टेंट, किसी से भी आ जाएगा। यहाँ पे भी लोगे वी कांस्टेंट है, क्यू डिक्रीज हो रहा है तो यू डिक्रीज होगा। यहाँ पे भी वी कांस्टेंट है बट सी डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा। यहाँ दोनों डिक्रीज हो रहे हैं बट यहाँ पावर 2 से ऊपर वाला डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी डिक्रीज होगी। सिंस वी इज कांस्टेंट एंड जो कैपेसिटेंस है सी डिक्रीजेस, देयरफॉर दिस इंप्लाइज की जो एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर also decreases, ठीक है। सो these questions are very important। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है तो यू मस्ट नो। अब इसमें ऐसा आ जाएगा कि अभी सेपरेट करा, कभी कभार आता है डायलेक्ट्रिक स्लैब अंदर डाल दी, कभी आता है डायलेक्ट्रिक स्लैब हटा दी, डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, बैटरी कनेक्टेड है। जब डिस्कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज में चेंज आ जाता है। सो जस्ट प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चंस यू कैन, कि इसका वाला ये वाला जो बेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा एंड फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी विथ अ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल वी बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी, द कैपेसिटर इज देन आइसोलेटेड। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी है, डाइलेक्ट्रिक भी है, उसको चार्ज किया गया पोटेंशियल वी से और बाय देन उसको आइसोलेट कर दिया। कैपेसिटर इज देन आइसोलेटेड, मतलब वो किसी से कनेक्ट नहीं है। इफ द डाइलेक्ट्रिक इज विड्रॉन फ्रॉम द कैपेसिटर, आप डाइलेक्ट्रिक को हटा लिया तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीज और डिक्रीज, व्हाट कॉज द चेंज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज और डिक्रीज, गिव एन एक्सप्लेनेशन। तो ये तुम्हारा ना 3 नंबर में आएगा, जिसमें आधा नंबर तुम्हें बताना पड़ेगा कि इंक्रीज डिक्रीजिंग है, ये आधा हुआ, और एक एक दोनों की एक्सप्लेनेशन का। तो इस तरीके से तुम्हारे मार्क्स डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम एनर्जी देखें तो एनर्जी होती है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। एक ये फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल का नहीं है, बट जब हमने कैपेसिटर को आइसोलेट करा तो उस पर जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है। जब हम उसने वीक पोटेंशियल से चार्ज करके उसको आइसोलेट करा, मतलब हम उसमें से कुछ भी एनर्जी ड्रॉ नहीं कर रहे, तो Q जो है वो हो जाएगा कांस्टेंट। Q रिमेन कांस्टेंट एज कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, एज कैपेसिटर इज आइसोलेटेड। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और जो C है कैपेसिटर जो है विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक हटा दिया गया है। विल डिक्रीज एज द डाइलेक्ट्रिक is removed from the plates। ठीक है। तो जब डाइलेक्ट्रिक होता है तब कैपेसिटर इंक्रीज होता है। ठीक है। इट इज मैक्सिमम इन द डाइलेक्ट्रिक्स और एयर में सबसे कम है। तो C डिक्रीज हो रहा है, इनवर्स रिलेशन है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। देन दिस इंप्लाइज दैट जो एनर्जी है, एनर्जी stored in capacitor will increase, in capacitor will increase। तो तुम पहले इसका आंसर ऐसे लिखना, फर्स्ट इज इंक्रीज एंड देन राइट द एक्सप्लेनेशन। जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से रखना। तो लिखोगे इंक्रीज, फिर नीचे लिखो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन दे देना। यू विल गेट हाफ वन प्रॉपर गुड मार्किंग्स। ठीक है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उसका। ये समझ में आया। नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम देखें तो क्या होगा, तो बैटरी तो से चार्ज करके फिर हटा दिया है और उसको आइसोलेट करा है। तो B में हम देखते हैं Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, CV।
तो यहाँ से हम लिखते हैं v इज q बाय c। तो पहले तो आंसर जो है, क्योंकि q कांस्टेंट है, c डिक्रीज है तो v इंक्रीज होगा, तो पहले तो लिख देना कि इंक्रीज हो रहा है, एंड देन एक्सप्लेनेशन लिख करके नीचे लिख देना कि एज q इज कांस्टेंट, q कांस्टेंट है बिकॉज कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, एज कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, ठीक है, एंड C decreases due to as dielectric is withdrawn या removed, as dielectric is removed, ठीक है। तो यहाँ से देखना कि V is inversely proportional to C, therefore जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस will increase, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस will increase, ठीक है। सो जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन करा उसी से ये रिलेटेड है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the next question you have an isolated capacitor of unknown capacitance C है, charged to a potential difference V. It is then connected in parallel to an uncharged capacitor of capacitance C naught, so that the potential difference across the combination becomes V by 3, ठीक है। हमें unknown capacitance निकालना है, तो जो टोटल चार्ज होगा आफ्टर कॉम्बिनेशन वो किसकी इक्वल होगा, इंडिविजुअल के चार्जेस की, बिकॉज इट्स अ कंजर्व्ड क्वांटिटी एंड स्केलर है तो सिंबल प्लस होगा। तो आफ्टर कॉम्बिनेशन में ये पैरेलली कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब आफ्टर कंबाइनिंग इन पैरेलल में, ठीक है, तो हमें C इक्विवेलेंट इनटू V जो टोटल होगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू सी भी होता है, इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 के बराबर करना होगा। क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में दोनों कैपेसिटेंस नॉर्मली प्लस हो जाएंगे, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V by 3 है। अब इंडिविजुअल का देखें तो अननोन कैपेसिटेंस C है, चार्ज हुआ पोटेंशियल डिफरेंस V, और दूसरा वाला है अनचार्ज कैपेसिटर, तो उसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। देन यू कैन सिंपली सॉल्व इट, सिंपली यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, C प्लस C नॉट V by 3 इज इक्वल्स टू CV V कैंसिल, C by 3 प्लस C नॉट by 3 इज इक्वल्स टू C, इसको उधर भेज दो तो जाएगा C माइनस C by 3, 3 माइनस 1 इज 2C by 3 कैंसिल, तो ये जो C आया वो C नॉट by 2 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज द अननोन कैपेसिटेंस, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यू हैव P and Q टू कंसेंट्रिक होलो कंडक्टिंग शेल्स, ये कंडक्टिंग शेल से होलो है, कनेक्टेड टू ईच अदर बाय दिस वायर, ठीक है। इफ द टोटल चार्ज ऑफ 10 कूलम इज गिवन टू द सिस्टम ऑफ 2 कंसेंट्रिक शेल, हाउ मच चार्ज विल सेटल ऑन ईच शेल। सबसे पहले तो दे विल बी नो चार्ज ऑन P, सारा का सारा चार्ज है वो Q पे होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे ऑल द चार्ज विल सेटल ऑन आउटर कंडक्टिंग शेल में, ऑन आउटर कंडक्टिंग शेल दैट इज ऑन Q पे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि Q, अगर सपोज करो कुछ चार्ज P पर आता भी है, ठीक है, तो देन देयर वुड बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन P एंड Q, ठीक है। और क्योंकि कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होगी कि वो तब तक चार्जेस को करती रहेगी जब तक कि वो अंदर जीरो ना कर दे। या दूसरा, अगर हम पोटेंशियल को देखें कि अगर कुछ चार्ज अंदर रहता भी है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा अंदर वाले का, एज यू हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो इट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, तो चार्ज फ्लो करता जाएगा जब तक कि P एंड Q सेम पोटेंशियल पर ना आ जाए, तभी भी सारा का सारा चार्ज Q पे चला जाएगा। सो हम बोलेंगे कि इफ एक्सप्लेनेशन में कि इफ कुछ भी लिख सकते हो एक, ठीक है, इफ सम चार्ज
डेवलप ऑन शेल पी में देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट between the shells में, ठीक है, causing the charge to flow from inner to outer में, from inner shell to outer, और तब तक फ्लो करता रहेगा, creating no charge on inner shell, ठीक है. सो दिस इज द थिंग. पोटेंशियल वाला भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू कौन सा तुम्हें एक्सप्लेनेशन लिखना है. लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. So the next question is question 19. Given below is a representation of equipotential lines of a given electric field region. ये कुछ लाइन्स आपको गिवन है यहाँ पे. And determine the strength and direction of electric field vectors at point 1 इधर और एक इधर हमें निकालना है, ठीक है. तो सिंपल सा चीज़ है, क्योंकि हमें पोटेंशियल गिवन है, ये पोटेंशियल है 40 वोल्ट 20 वोल्ट्स एंड डिस्टेंस. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस dV/dr, दैट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. ग्रेडियंट का मतलब ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस के साथ चेंज होना, ठीक है. तो यहाँ पोटेंशियल का चेंज हो रहा है. तो अगर हम एट पॉइंट फर्स्ट पे देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, माइनस जो भी चेंज आ रहा है पोटेंशियल में अपॉन में डिस्टेंस के साथ. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ 40 है, 40 से 20 गया, ठीक है, और ये डिस्टेंस 1 का है, 1 सेंटीमीटर का है. सो द चेंज कितना आ रहा है, फाइनल इज 20 माइनस 40 अपॉन में ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का, दैट इज 1 × 10⁻². तो यू आर 20 अपॉन में 10⁻², -2 उधर गया प्लस का, तो जाएगा 2000 वोल्ट पर मीटर. अब डायरेक्शन भी पूछी है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल जहाँ पर है उस डायरेक्शन में जाएगी. मतलब जहाँ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ठीक है. जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यहाँ पे पॉइंट है P और Q, तो Q पे पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फील्ड है. सो यहाँ पे प्लस x की तरफ पोटेंशियल कम होता जा रहा है, 40 20 0. तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग होगी, ठीक है. अब उसी तरह सेम फॉर्मेट से पॉइंट 2 पे भी निकालो. अब ये कैसे चेंज हो रहा है, 40 से 20 या डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. सो योर इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी -20 - 40 अपॉन में 2 सेंटीमीटर इज -2, गिव्स यू 20/2 × 10⁻², ठीक है. तो ये हुआ 10 and it would be 1000 volts per meter. and again ऊपर जा रहे पोटेंशियल कम है, नीचे माइनस है, तो ऊपर पॉजिटिव y होगा, तो प्लस y एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट. इस पर आ जाते हैं क्वेश्चन. सो एक ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो जहाँ जहाँ तुम्हें ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं, प्रैक्टिस दैम, दे आर इम्पॉर्टेंट. लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का. The next question, question number 20 में given है, the figure below shows line of constant potentials, ये lines है of constant potentials की in a region which an electric field is present. अब using the relation between potential difference and electric field intensity, find which of the 3 points ABC will have greater electric field intensity. देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है वो है -∂V/∂R, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम डेल वी देखिए तो हर जो चेंज इन कॉन्स्टेंट है वो 10-10 का है. तो हम बोलते हैं सिंस चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी इज कांस्टेंट फॉर ऑल द लाइंस, ठीक है, दैट इज 10 वोल्ट का, हर चीज में डिफरेंस सेम आ रहा है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आर. तो जिसमें डेल्टा का सेपरेशन कम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी. सो बी के बीच में पॉइंट बी
हैज स्मॉलर डेल्टा, इनके बीच में सेपरेशन सबसे कम है, यहाँ जाता है, मीन्स पॉइंट बी हैज स्मॉलर डेल्टा आर, therefore electric field at point B will be greater, will be maximum. ठीक है, so again this formula is important. this formula के ऊपर graphs, related diagram based questions important, तो practice them. so this is much for this video and next video के अंदर हम और ऐसे concept based questions में लेकर आऊँगी. आज electrostats करा है, नेक्स्ट उसके अंदर अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन मैग्नेटिज्म एंड सो ऑन, एंड ऑल्सो एनसीईआरटी सॉल्यूशन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज.